मल्टीप्लाई फंक्शन के दो पैरामीटर हैं ए और बी। इस मल्टीप्लाई फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, दे दिए गए। सी में उनका मल्टीप्लिकेशन आकर स्टोर हो गया, फंक्शन ने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया था उसने सोचा कि मैं भी आगे के प्रोग्राम में उस रिजल्ट का यूज करके देखूंगा जो अभी फंक्शन से जनरेट हुआ होगा। तो क्या इस प्रोग्राम में सब कुछ ठीक है या कहीं कोई एरर जनरेट होगी, एरर आएगी? कहाँ पर और क्यों आएगी? इस लाइन पर आप बता रहे हैं एरर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सी फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और आप उसे फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा ही हुआ। जब हमने लाइन नंबर 6 पर सी को एक्सेस किया तो एरर आ गई, सी इज नॉट डिफाइंड। अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि फंक्शन में जो भी लोकल डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस करा पाएं, या जहां से फंक्शन कॉल किया गया है हम उसको उस रिजल्ट को अवेलेबल करा दें सो डैट वो अपने कोड में यूज कर पाए? क्या तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं इस सी को इस फंक्शन के बाहर निकालने के लिए? तो एक सॉल्यूशन जो आप बना सकते हैं वो ये कि आप क्या डिफाइन कर दें, आप यहाँ पर फंक्शन के अंदर जाएं और ग्लोबल सी लिख दें। यानी सी अब कैसा हो गया, ग्लोबल हो गया, अब चलेगा। ठीक है, लेकिन अब आप एक दूसरी प्रॉब्लम को इमेजिन करिए। मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है जिसका नाम P1 कर दिया मैंने, और इस बार एक प्रोग्राम और है जो मैंने P2 कर दिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई फंक्शन अगर कॉल किया गया और ये दो आर्गुमेंट पास किए गए, मल्टीप्लाई फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हो गया। अब इसने भी सोचा कि मैं भी प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट सी। तो क्या इस बार 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन जो सी में आया होगा यहाँ प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन अब यह है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो ग्लोबल का स्कोप कहाँ तक होता है? सेम प्रोग्राम तक होता है या किसी भी प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल यूज हो सकते हैं? प्रोग्राम है P1, उसका ग्लोबल वेरिएबल सी, क्या मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ? नहीं। ग्लोबल एक प्रोग्राम तक ग्लोबल होता है, दूसरे प्रोग्राम का उसका अपना ग्लोबल होगा, तीसरे का उसका अपना ग्लोबल होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप विद इन प्रोग्राम तक रहता है, प्रोग्राम के बाहर वो नहीं जाएगा। तो जब तक आप इस फंक्शन को इसी प्रोग्राम से कॉल करेंगे तब तक तो ये लोकल रिजल्ट को आप प्रोग्राम के आगे यूज करने देंगे, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम दूसरा हुआ अब ये नहीं हो सकता। मान लीजिए ये प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे चल रहा है, ये प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर है, बीच में एक नेटवर्क है। तो ऐसा किया जा सकता है नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए कि हम एक कंप्यूटर के प्रोग्राम से दूसरे कंप्यूटर पे रखे हुए प्रोग्राम का फंक्शन कॉल करें। तो क्या ग्लोबल अब यहाँ तक पहुंचेगा? हमने कहा नहीं पहुंचेगा सर। अगर कंप्यूटर एक भी कर दोगे तब भी अवेलेबल नहीं होगा, ये तो कंप्यूटर अलग हो गया। दैट मीन्स ग्लोबल एक सही तरीका नहीं है इस काम को करने के लिए। हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिसमें हम फंक्शन कॉल करने वाले को अपने इस लोकल डेटा को एक्सेस करवा पाए, इररेस्पेक्ट ऑफ कि कॉल करने वाला सेम प्रोग्राम से कॉल कर रहा है, दूसरे प्रोग्राम से कॉल कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर से कॉल कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो तरीका होना चाहिए वो हमेशा काम करे, चाहे वो सेम प्रोग्राम हो, चाहे दूसरा हो, चाहे किसी भी तरह से हो। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर सीखना पड़ा एक नया कॉन्सेप्ट और उसका नाम है रिटर्न कीवर्ड। तो कोई भी फंक्शन अपना लोकल डेटा रिटर्न कीवर्ड का यूज करके उसी को वापस करता है। रिटर्न माने वापस करना। अब जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, 80 रुपए की कोई चीज है, आपने 100 रुपए दिए उसे, तो वो रिटर्न करेगा 20 रुपए, किसको? किसी और को कर देगा।
नहीं, जिसने 100 दिए उसी को तो वापस करेगा। तो रिटर्न शब्द में एक बात छुपी है कि जो चीज ओरिजिनेट जहां से हो रही है उसी को कुछ वापस करना है, किसी और को नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर भी कीवर्ड का नाम क्या रखा गया है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब जिसने फंक्शन कॉल किया उसको हम कुछ वापस करेंगे। अब कॉल करने वाला इसी प्रोग्राम से आया है, दूसरे प्रोग्राम से आया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रिटर्न दूसरे कंप्यूटर को रिटर्न कर सकता है, दूसरे प्रोग्राम को रिटर्न कर सकता है। तो अब रिटर्न कीवर्ड के आगे हम क्या लिखेंगे, वो अपना वेरिएबल या अपनी वैल्यू या अपना एक्सप्रेशन जो हम कॉल करते समय जो लाइन लिखी गई है उसको रिटर्न करना चाहते हैं। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। अब जिसने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया उसको हमने बता दिया कि हमारा फंक्शन जो भी रिजल्ट जनरेट करता है उसको प्रिंट तो करा ही रहा है और आपको दे भी रहा है, सो दैट आप भी आगे के प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप उस रिटर्न हुई वैल्यू को कैसे यूज करेंगे वो सीखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई फंक्शन जिस लाइन से कॉल हुआ है उस लाइन पर आपको असाइनमेंट सिंबल लगाना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में उस रिटर्न हुई वैल्यू को स्टोर करना होगा। अब उस वेरिएबल का नाम आप सी रखोगे या ए रखोगे या बी रखोगे या कुछ और रखोगे, वो आपकी मर्जी है। तो अब इसका मतलब है कि जो वैल्यू सी में रिटर्न हुई होगी वही वैल्यू कॉपी कर दी गई होगी इस वेरिएबल के अंदर। तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन कॉल होने से ये जब स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ पर जो भी आपने लिखा है, अब एक वेरिएबल हो सकता है, सीधे सीधे कोई वैल्यू हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, जो भी यहाँ पर लिखोगे वही हमारा इस फंक्शन कॉल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। अब अगर आगे के प्रोग्राम को, अब ये लाइन दूसरे प्रोग्राम में है तो उसके आगे के कोड में इसका यूज करते हुए उस रिटर्न हुई वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न सी तो एरर ही आएगी, लेकिन लिखूंगा रिटर्न आर ई एस दैट मीन्स रिजल्ट, तो मैंने रिजल्ट नाम से एक बना दिया वेरिएबल, तो इसमें डेटा आपका आ गया होगा, अब वो यूज हो सकता है। तो ये फंक्शन के अंदर से प्रिंट हो रहा है और ये फंक्शन रिटर्न कर दिया कॉल करने वाले को, फिर उसने आगे अब प्रिंट करना है या किसी और तरह से यूज करना, माइट भी इसको आगे ये फाइल पर राइट करे, डेटाबेस में सेव करे या इस रिजल्ट को आगे फिर प्लस माइनस में यूज करे, कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमने उसको प्रिंट करा के ही देख लिया है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न का। अब जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि फंक्शन जिस तरह से इनपुट लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है यूजर से या कहीं और से, वो सिर्फ अपने पैरामीटर को ही इनपुट की तरह कंसीडर करता है, जो भी कॉल करेगा इनको इनपुट वैल्यू देगा। उसी तरह से एक फंक्शन कभी आउटपुट दिखाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। आपको कैसे पता कि जो बंदा फंक्शन कॉल करेगा वो आउटपुट दिखाएगा? हो सकता है वो किसी फाइल पर राइट करना चाहता हो तो आपने आउटपुट यूजर को क्यों दिखा दिया जब वो दिखाना नहीं चाहता था। हो सकता है कि वो जो भी रिजल्ट बना है उसको डेटाबेस के टेबल में स्टोर करना चाह रहा था, वो यूजर को दिखाने ही नहीं चाह रहा था, तो आपके फंक्शन ने तो प्रिंट करा ही दिया, यूजर को दिख ही गया होगा। तो आपका फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, आप जो भी आउटपुट बन रहा है जिसने फंक्शन कॉल करा उसको वापस कर दो। अब वो जाने क्या करेगा, वो प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट कराए, फाइल में स्टोर करना चाहे रिजल्ट को तो इस लाइन को हटाकर अब आप वो क्या लिखेगा, फाइल वाला कोड लिख देगा। अगर वो डेटाबेस की टेबल में स्टोर करना चाहेगा तो ये कोड डेटाबेस की टेबल वाला हो जाएगा। तो फंक्शन को रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक मशीन की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे कोई भी एक मशीन होती है तो मशीन की डेफिनेशन एक आमिर खान ने दी थी 3 इडियट में, कोई भी चीज जो काम को आसान करे, वक्त बचाए, उसे मशीन कहते हैं। हमारा फंक्शन कह रहा है कि मैं भी एक मशीन हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका वक्त बचाऊंगा। आप किसी काम को खुद करेंगे, अपना कोड लिखेंगे, आपका टाइम खराब होगा। मैं, फिर मेरे अंदर कोड लिखा हुआ है, मुझे कॉल करो, काम हो गया आपका। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन एक मशीन है, मेरा वक्त बचा रहा है।
जितने ज्यादा फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में होंगे उतना वक्त मेरा बचेगा, मुझे खुद का कोड बनाना नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से फंक्शन एक मशीन है। अच्छा, टेक्निकल डेफिनेशन मशीन की ये बताई गई है कि मशीन कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो इनपुट ले, उस इनपुट को प्रोसेस करे और जो प्रोसेस करके रिजल्ट बनाए उसको वापस करे। ठीक है, अब कोई सी मशीन आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, गेहूं पीसने वाली मशीन जिसको आप चक्की कहते हो, इनपुट डालो गेहूं, प्रोसेस मतलब पिसाई हो गई उसकी, आउटपुट बन गया आटा आपका। जूस निकालने वाला जूसर मशीन है, इधर फ्रूट डालो, उधर उसका ग्राइंडिंग हो गई, उधर से जूस निकल कर आ गया, मशीन है। ठीक है, तो एक समझाने के लिए है ना, इसी को अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि मेरा जो फंक्शन है वो भी इसी तरह से ही है। फंक्शन कह रहा है कि मुझे बनाया गया, तो मेरे अंदर कोई लॉजिक तो लगाया होगा आपने, मल्टीप्लाई करने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, पैसे ट्रांसफर करने का, अकाउंट खोलने का, फाइल अपलोड करने का, डाउनलोड करने का, कोई तो लॉजिक लिखा ही होगा मेरे तो बनाया गया है। तो अब उस लॉजिक में कुछ ना कुछ इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो उस इनपुट को आप कैसे लेकर आएंगे, इनपुट एज आर्गुमेंट। तो कॉल करने वाला उस इनपुट को एज आर्गुमेंट पास करेगा, फंक्शन खुद यूजर से इनपुट लेने नहीं जाएगा। और फंक्शन उस इनपुट पर जब लॉजिक लगा देगा, तो लॉजिक लगाने के बाद जब आउटपुट की बारी आएगी, तो आउटपुट वो खुद यूजर को प्रिंट नहीं करेगा, आउटपुट कैसे देगा, एज रिटर्न। तो इस तरह से अगर आप किसी दूसरे का फंक्शन कॉल करना चाहते हो, तो शायद आप ऐसा चाहते हो कि उसका लॉजिक मिले, डेटा मेरा इस्तेमाल हो और रिजल्ट मुझे वापस मिल जाए। यही तो चाहते होगे, तभी तो आप किसी का फंक्शन यूज करोगे। अगर वो आपका फंक्शन आपको रिजल्ट वापस ना करे, तो फिर आप उसे कॉल क्यों करोगे, आपको तो कुछ फायदे नहीं होंगे। आपने उसे डेटा दे दिया, आपने उसे कॉल करा, आपको मिला क्या, कुछ नहीं, तो आप उसका यूज क्यों करोगे फिर। तो एक जनरल सिनेरियो की बात करें तो एक फंक्शन के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम जनरली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब कई सारे यूज केसेस हैं जो रिटर्न के साथ हमें समझने होते हैं, जैसे चलो समझते हैं। तो कई सारे यूज केस हैं, उनमें से जो एक उन्होंने पूछा है वो भी आ गया। तो मान लीजिए इस बार मैंने क्या करा, रिटर्न, रिटर्न के आगे मैंने लिख दिया, मान लीजिए प्रिंट हाई, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया अपना रिजल्ट। अब ये बताइए कि इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा। मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हुआ, ए में पहुंच गया 2, बी में पहुंच गया 5, सी में आ गया 10, रिटर्न हो गया 10 इस वेरिएबल को। अब ये बताओ रिटर्न हो गया, तो ये वाला कोड बढ़ेगा आगे, या फिर इसके आगे जो लाइन लिखी रखी थी ये चलेगी पहले, क्योंकि जब फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी, तो रिटर्न का मतलब क्या है। जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाओ, खाना पीना हो जाए, केक कट जाए, अब वो आपको रिटर्न गिफ्ट दे दे, तो इसके किस बात का सिग्नल है ये, घर जाओ अपने आप, रिटर्न गिफ्ट दे दिया, आप जाओ घर पर, कुछ नहीं होना यहाँ पर, ये मतलब वो है इसका। सेम कहानी यहाँ पर है, अगर फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन आगे अब नहीं चलेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट को आपको सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। अब गलती से या जानबूझकर रिटर्न बीच में आ गया, तो वो आपका लास्ट स्टेटमेंट हो गया फंक्शन का, अब उसके आगे फंक्शन में आपने क्या लिखा है वो नहीं चलेगा, दैट मीन्स ये लाइन नहीं चलेगी, फंक्शन इसी लाइन से बंद हो जाएगा, और रिटर्न हुई वैल्यू जहां फंक्शन कॉल किया गया था उसको मिल जाएगी, आगे का कोड ये वाला चलेगा, है ना। अब हाई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ कुछ भी लिख लो, आगे इसके जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख लो, किसी काम के नहीं। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट को जनरली हम लास्ट में यूज करते हैं।
क्योंकि रिटर्न का मतलब है फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब आगे फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मेमोरी में भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये मेमोरी में भी स्टोर नहीं होगा, रीड ही नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या दे देती हैं, एरर, कि किसी काम का ही नहीं है तो लिख ही क्यों रहे हो। अगर जावा में, सी में मैं ऐसा कोड बना दूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पाइथन ने एरर नहीं दी, पाइथन ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैं रिटर्न लगाने ही भूल गया, लेकिन जिसने फंक्शन कॉल करा है वो यही सोच रहा है कि मुझे तो वैल्यू रिटर्न होगी और मैंने संभाल कर एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। उधर से फंक्शन बनाने वाले ने रिटर्न लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, एंजॉय करा, अब इंतजार कर रहे हो रिटर्न होगा, उसने कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं, तो क्या घर वापस नहीं आओगे, अपने यहीं पड़े रहोगे? नहीं, वापस आएंगे, रिटर्न क्या मिला, कुछ नहीं, यही बोलेंगे घर आके वापस कुछ नहीं मिला। सेम यहाँ पर है कि अगर फंक्शन के अंदर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, रिटर्न अभी भी नहीं आया, तो फंक्शन बिना कुछ रिटर्न करे ही खत्म हो जाता है। और इस केस में इसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब पाइथन में होता है नन, NONE। तो नन का मतलब है कुछ नहीं, है ना। तो क्या मिला आपको, कॉल करने वाले को मिला नन। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, कॉल करने वाला फिर भी सोच रहा था कि मुझे तो कुछ मिलेगा, चलो संभाल कर एक वेरिएबल में रख लेते हैं, तो उस केस में उसको नन वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, सेम केस कि अगर आपने अपना फंक्शन बनाया और आपने उस फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखा लेकिन वैल्यू नहीं लिखी, रिटर्न तो लिखा लेकिन वैल्यू नहीं लिखी, तो भी एरर नहीं होती, और इसका मतलब भी क्या होगा, नन। नन वैल्यू अभी भी रिटर्न हमारी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा, या तो आप बता रहे होंगे, और अगर आप नहीं बता रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल करने वालों को वो क्या रिटर्न करेगा, नन वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, अब एक केस ये आता है कि मान लीजिए मैंने इस बार फंक्शन का नाम कर दिया अर्थमेटिक, और मैंने इसमें कुछ ऑपरेशन करे, ऐसे करके। अब 20 पहुंच गया, 20 पहुंच गया ए में, और 5 पहुंचा बी में। एक फंक्शन में एक से ज्यादा रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ट्रांजैक्शन करने का फंक्शन बनाएंगे, तो ट्रांजैक्शन के कई रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी, अपडेटेड बैलेंस। तो 3-4 वैल्यू हैं जो हम दिखाते हैं सामने वाले को कि हाँ भाई आपका काम पूरा हो गया है। तो ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ करना पड़ गया कि मैंने इस बार जो फंक्शन बनाया है वो मल्टीपल कैलकुलेशंस कर रहा है, मल्टीपल लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सी में आ गया 100, डी में आ गया 25, इसमें आ गया 4। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे रिजल्ट रिटर्न करूंगा, तो मैंने ये लिखा रिटर्न सी, रिटर्न डी, उसके बाद रिटर्न ई। तो ये बताइए क्या इस वेरिएबल में जो अर्थमेटिक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करेगा, क्या तीनों रिजल्ट आके स्टोर होंगे या कोई एक आएगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जैसे ही फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, आगे का कोड चलता ही नहीं है। अब आगे वाला कोड कुछ भी हो वो चलता ही नहीं है, चाहे वो रिटर्न ही क्यों ना हो। तो इस रिटर्न के बाद फंक्शन कंप्लीट हो गया होगा, डेट मीन्स इसमें सिर्फ सी वाला जो रिजल्ट होगा वो आएगा, डेट मीन्स 100 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन ये तो पाइथन ने अपनी एक बात बता दी कि हम ऐसे बिहेव करते हैं। प्रोग्रामर कह रहा नहीं मुझे सारे रिजल्ट चाहिए, तो क्या कोई तरीका है पाइथन के पास कि अगर एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू जनरेट हो रही हैं और मुझे उन सबको रिटर्न करना हो तो करा जा सके? आंसर इज यस। कैसे करेंगे? तो उसके लिए कहा रिटर्न स्टेटमेंट तो एक ही लगाएंगे,
लेकिन आप किसी कंटेनर का यूज करेंगे, आप इन वैल्यू को एक लिस्ट में रखोगे और उस लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। लिस्ट अपने आप में एक सिंगल रिटर्न कंसीडर होगा, लेकिन वो एक लिस्ट है तो उसमें जितनी चाहे उतनी वैल्यू रख सकते थे आप। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना चाहता है तो पहले आपको क्या करना होगा, उस फंक्शन के अंदर कोई एक कंटेनर के बारे में सोचना होगा, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, उसमें अपनी वैल्यूज को रखना होगा, फिर वो रिटर्न के आगे आप अपना लिखेंगे। तो इस बार जो रिजल्ट वापस आ रहा है वो आपका एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये किस ऑपरेशन का रिजल्ट है, एडिशन का है कि मल्टीप्लिकेशन का है, ये किसका है। तो अगर आप रीडेबिलिटी को और बेटर करना चाहते हैं तो रिटर्न के आगे आप लिस्ट ना लगाकर डिक्शनरी लगा सकते हो और यहाँ पर की में ऑपरेशन का नाम दे दो कि भाई हमने मल्टीप्लाई करा है और जिसका रिजल्ट है सी, दूसरा हमने एडिशन करा है और इसकी रिजल्ट है टी। इसी तरह से एक हो गया हमारा डिवीजन और डिवीजन हमारा ई। मल्टीप्लाई ये है, एडिशन ये है और डिवीजन आपका ये है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में हम लोग ऐसा कर देते हैं, हमने कोई कंटेनर बनाया ही नहीं, सीधा रिटर्न के आगे कॉमा लगाते हुए लिखते चले गए। तो ये गलती नहीं मानी जाती। ऑटोमेटिकली इन सारी वैल्यू को एक टपल में रख दिया जाता है और वो टपल बनकर हमारा रिटर्न हो जाता है। तो फंक्शन के आगे, फंक्शन में अगर रिटर्न के आगे आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टपल में रख दी जाती हैं और फिर वो टपल हमारा रिटर्न हो जाती है। और अगर आप स्पेसिफिक किसी कंटेनर का यूज करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक होकर खुद ही बताना पड़ेगा कि वो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, टपल है, फ्रोजन सेट है, जो भी आप चाहते हैं वो आप ऐसे करके रिटर्न करा सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू को इस तरह से हम रिटर्न करा सकते हैं। अब एक यूज केस आता है कि सर मान लीजिए, वापस से मैं इसको मल्टीप्लाई बना देता हूँ, एक ही ऑपरेशन से हम समझ जाएंगे जो सीखना चाहते हैं इस बार। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट को लूप में डाल दिया, और मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ सी मल्टीप्लाई आई। अब देखना है क्या होगा। मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया, मान लो यहाँ पर 4 पहुंचा, यहाँ पर 5 आया, सी में 20 आ गया, अभी रिटर्न नहीं हुआ, अब लूप चला। लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 के लिए, तो सी में जो रिजल्ट आया है 20, 20 की मल्टीप्लाई 0 से हो गई, 0 रिजल्ट बन गया और रिटर्न हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे ही रिटर्न हमारा जो भी हुआ वो इसमें स्टोर हो जाएगा या ये लूप है, बोलेगा अभी मैं आई की वैल्यू 1 पे चलूंगा, फिर आई की वैल्यू 2 पे चलूंगा, फिर 3 पे चलूंगा, फिर 4 पे चलूंगा। तो जो लास्ट में अगर हुआ आई की वैल्यू 4 होगी तो 20 × 4 यानी कि 80 हो गया। तो अब रिटर्न क्या होगा वो देखते हैं। ठीक, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही चला पहली बार वैसे ही फंक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि कोई तरीका जिसमें लूप को हम टर्मिनेट कर दें बिना ब्रेक लगाए हुए, बिना उसके इटरेशन कंप्लीट करे हुए। पहली बार में अजीब लगेगा क्योंकि कोई भी लूप अपना इटरेशन पूरा किए बिना सिर्फ ब्रेक से ही टर्मिनेट हो सकता था। अब ब्रेक नहीं है तो एक ऑप्शन ये भी हम दे सकते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर हमने लूप लगा रखा है और लूप के अंदर रिटर्न लगा दिया है तो रिटर्न जैसे ही पहली बार चलेगा वो लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर हम रिटर्न को लूप के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं,
जब कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं और वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमें सिखाया गया है कि उस फंक्शन कॉल के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल बनाकर रिटर्न हुई वैल्यू को स्टोर कर लेना चाहिए। अगर हमने ये बात नहीं मानी तो क्या कोई एरर आएगी? फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, लेकिन कॉल करने वाला रिटर्न हुई वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा है, तो ये गलती नहीं होती। जिसने फंक्शन कॉल करा उसका नुकसान हो गया, पाइथन में कोई एरर नहीं मानी जाएगी। अब कॉल करने वाले को जो वैल्यू हमने रिटर्न करी थी वो उसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसको जरूरत ही ना हो। अब वो अपने आप से सोचे कि फिर उसने फंक्शन कॉल ही क्यों करा था, अगर उसे जरूरत ही नहीं थी रिटर्न हुई वैल्यू की। तो पाइथन की तरफ से इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है कि अगर हमने वापस करी है तो आपने रिसीव क्यों नहीं करी एक वेरिएबल के अंदर। प्रोग्रामिंग अप्रोच हो सकती है कि शायद आपको जरूरत ना हो, है ना, सिंटैक्स का पार्ट ये नहीं है। अब जरूरी है कि जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में ही स्टोर करूं। हमने कहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी एक्सप्रेशन में भी इस काम को कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में इस काम को कर सकते हैं का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स। अब यहां लिखा मैंने 3 + मल्टीप्लाई 4 × 5। तो क्या ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई पहले मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा, मल्टीप्लाई फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो इस पूरे की जगह पर पुट हो जाएगी, और फिर प्लस ऑपरेशन उस वैल्यू का 3 के साथ कर दिया जाएगा। फिर जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनली जाके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो हम किसी फंक्शन कॉल को एक एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक्सप्रेशन में हमें जो वैल्यू चाहिए उस फंक्शन से वापस जो आ रही है वो वाली चाहिए, तब जाके एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा, तब जाके उस रिजल्ट को कहीं हम आगे यूज कर पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि सीधा प्रिंट के अंदर से मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर दें और ऐसे कर लेते? हमने कहा ऐसा भी कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब आप इस फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को प्रिंट के अंदर से कॉल करेंगे तो प्रिंट फंक्शन को प्रिंट नहीं करेगा। फंक्शन को प्रिंट तब करेगा जब आपने उसको एज ए स्ट्रिंग लिखा होगा। मैंने उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है। जब आपने उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है तो वो एक एक्सप्रेशन की तरह कंसीडर होगा और उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। और जब इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो अब जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी प्रिंट उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जब कभी प्रिंट के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आती है प्रिंट उस रिटर्न हुई वैल्यू को क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, अच्छा सोचिए, अगर मैंने ऐसा बना दिया होता, बताइए इस बार क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? लाइन नंबर 13 में प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? जो मल्टीप्लाई फंक्शन से रिटर्न होकर आएगी वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। ध्यान से देखो ना, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? इसमें से क्या रिटर्न हो रहा है? 20 रिटर्न हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं को क्या बोलते हैं पाइथन में? नन। तो अब प्रिंट क्या प्रिंट कर देगा? जो मल्टीप्लाई ने उसे वापस कर, मल्टीप्लाई ने क्या वापस करा उसे? नन। प्रिंट क्या हो जाएगा इस बार? नन। ठीक है, तो पाइथन में आज तक की प्रोग्रामिंग में आप ढेरों बार ऐसा करते आए हो कि आपने प्रिंट के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल कर दिया है और हमेशा यही हुआ है कि वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमें प्रिंट कर दी जाती है। और अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो प्रिंट उस केस में क्या प्रिंट करता है? नन प्रिंट हमारा कर देता है। ठीक है, अब सर इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है स्पेसिफिक होकर हम समझना चाहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है।
यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया गया, उसके रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर किया गया, फिर उस रिजल्ट को प्रिंट कराया गया। दूसरे केस में हमने एक लाइन कम करी, हमने सीधा मल्टीप्लाई फंक्शन का रिजल्ट जो भी आया प्रिंट से सीधा प्रिंट करा दिया। कौन सी अप्रोच बेटर है, पहले वाली या दूसरी वाली? हाँ, तो अब इस वाली अप्रोच का एडवांटेज यही है जो उन्होंने बताया कि अगर आपने जो भी रिजल्ट आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो आगे के प्रोग्राम में एक्स के थ्रू उस रिजल्ट का यूज अभी भी किया जा सकता है। लेकिन इस वाली अप्रोच में जो भी रिजल्ट आया सीधा प्रिंट को आपने दे दिया, उसने प्रिंट कराया और खत्म बात। अब आगे के प्रोग्राम को इस लाइन से जो रिजल्ट जनरेट हुआ था वो यूज करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट आपने सीधा प्रिंट में ही यूज करा था। तो अब अगर आपका रिक्वायरमेंट यही है कि मैं किसी फंक्शन के रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा, उसके आगे मुझे उसका यूज करना ही नहीं है, तो ये वाली अप्रोच आपके लिए बेटर होगी। क्यों आप दो लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे? लेकिन अगर आपकी अप्रोच है कि भाई नहीं, मुझे जो रिजल्ट मिलेगा फंक्शन से मैं तो उसको आगे के प्रोग्राम में कभी भी कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, तो पहले संभाल कर उसे एक वेरिएबल में रख लीजिए, फिर अपना प्रिंट कराइए या जो भी आगे करना है वो अपना करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से रिटर्न का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर हमारा आता है। तो रिटर्न जब तक आप नहीं लगा रहे थे तब तक भी रिटर्न था, और वो क्या था, ऑटोमेटिकली रिटर्न नन। ठीक है, ठीक है। तो अब इनका जो क्वेश्चन है इसके आंसर की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, और इस प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन बनाए, एक ऐड नाम से और एक मल्टीप्लाई नाम से। छोटा कोड कर दिया। अब मैं इस बार इन फंक्शंस को इस प्रोग्राम से कॉल नहीं करूंगा जिस प्रोग्राम में ये बनाए गए हैं। मैं इस बार एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा और उस दूसरे प्रोग्राम से इन फंक्शंस को कॉल करूंगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको साइड में कर दिया और एक दूसरा प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया। अब इस दूसरे प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को कॉल करते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा इनसे वापस होकर हमने रिटर्न लगा रखा है फंक्शंस में, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट कराने में इंटरेस्टेड है, तो मैं यहाँ पर इनको प्रिंट करा दिया। और मान लीजिए इस प्रोग्राम का ये 206 है, ये 207 है। अब जब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो थोड़ा स्लो मोशन में समझेंगे। जब किसी प्रोग्राम को आप रन कराते हैं तो इंटरप्रेटर हमारा एक्टिवेट होता है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को रन कराता है लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर इस प्रिंट फंक्शन को जब प्रोग्राम में देखेगा तो इसको ढूंढेगा कहाँ है ये पाइथन में। तो पाइथन इंटरप्रेटर तीन जगह ढूंढता है। सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, पाइथन की लाइब्रेरी। जब आपने पहले दिन पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया था तो सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर में पाइथन इंस्टॉल हुई थी, तो उसी फोल्डर में कोई एक फोल्डर था जहां पर पाइथन की लाइब्रेरी के सारे फंक्शन हमारे स्टोर होते हैं। तो इंटरप्रेटर लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जाएगा और वहां जाकर चेक करेगा क्या किसी प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन डिफाइन है। अगर डिफाइन होगा तो फिर इसको रन करा देगा। और मान लीजिए वहां पर ये हमारा डिफाइन नहीं हुआ, फिर क्या करेगा, सेम प्रोग्राम में ढूंढेगा क्या सेम प्रोग्राम में प्रिंट नाम का फंक्शन डिफाइन है। अगर यहाँ भी नहीं निकला तो एरर आ जाएगी कि प्रिंट नाम से कुछ भी नहीं। तो अभी जब ये दो काम इंटरप्रेटर ने करे होंगे, तीसरा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये दो काम जो करे होंगे इसमें इंटरप्रेटर को लाइब्रेरी के अंदर ही फंक्शन मिल गया होगा, तो लाइब्रेरी से प्रिंट फंक्शन चलेगा। अब इंटरप्रेटर ने देखा एक फंक्शन और कॉल हो रहा है, मल्टीप्लाई।
अब इंटरप्रेटर कहाँ पहुंचा, पहले लाइब्रेरी में पहुंचा। क्या पाइथन की लाइब्रेरी में मल्टीप्लाई फंक्शन है? नहीं है। पाइथन की लाइब्रेरी में मल्टीप्लाई नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है। अब इंटरप्रेटर ने क्या करा, सेकंड अटेम्प्ट में सेम प्रोग्राम में ढूंढा, क्या इसी प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन है? नहीं है, ये तो दूसरे वाले में है। ये प्रोग्राम है 207 और ये प्रोग्राम है 206। इंटरप्रेटर को क्या पता 206 प्रोग्राम क्या होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम है, कहाँ ढूंढेगा जाके ऐसे? तो वो सिर्फ सेम प्रोग्राम में ढूंढेगा, नहीं मिला, अब एरर है। तो इंटरप्रेटर क्या दे देगा, एरर, कि मल्टीप्लाई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्या रहा है, मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 1 पर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंटरप्रेटर ने अपना तरीका बताया कि कोई भी प्रोग्राम जब आप मुझसे रन कराते हैं तो उसमें जो भी आप फंक्शंस यूज करते हैं वो मैं कहीं तो ढूंढूंगा, तभी तो रन कराऊंगा। तो मैं ना ढूंढता हूँ लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में अगर वो नहीं मिला तो ढूंढूंगा सेम प्रोग्राम में, और अगर सेम प्रोग्राम में नहीं मिला तो एरर दे दूंगा। अब हम इंटरप्रेटर से कहना चाहते हैं, इंटरप्रेटर ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है ये सेम प्रोग्राम में भी नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगा, ये एक दूसरे प्रोग्राम में मिलेगा जिसका नाम है P206 या जो भी आपने नाम रखा हुआ है। तो अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, ठीक है मैं इस प्रोग्राम में जाकर ढूंढूंगा। पहली शर्त, ये जो प्रोग्राम है ये उसी फोल्डर में रखा होना चाहिए जिस फोल्डर में ये वाला प्रोग्राम रखा है 207 वाला। तो ये दोनों प्रोग्राम सेम फोल्डर में होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये सी ड्राइव में रखा है ये डी ड्राइव में रखा। हमने कहा चलो ठीक है, अभी हमारा एक ही फोल्डर में दोनों प्रोग्राम रखे हैं, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, जिस प्रोग्राम के अंदर इन फंक्शंस को कॉल करना है वो प्रोग्राम इंपोर्ट कीवर्ड लगाकर इस प्रोग्राम को इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट, प्रोग्राम का नाम है P206। तो अब जब इसको मैं रन कराऊंगा तो इंटरप्रेटर को एक सिग्नल मिल गया कि इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम के साथ साथ इस वाले प्रोग्राम को भी सर्च करना है आपने। इंपोर्ट का मतलब इंटरप्रेटर को ये बताना कि इंटरप्रेटर ये वाला प्रोग्राम और है, इसके अंदर भी चीजें हैं जो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो जो आप ढूंढने जाओ इस प्रोग्राम के अंदर भी ढूंढने जाना। अब ये प्रोग्राम कहाँ मिलेगा ये आप बात से नहीं बता सकते कि डी के अंदर टेस्ट फोल्डर मिलेगा, नहीं। बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ढूंढेगा जिसमें ये प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, ठीक है। तो अब तीसरी शर्त, ये जो आपका फंक्शन है जब आप कॉल करेंगे इस वाले प्रोग्राम का तो इसको कॉल करने के तरीके में बदलाव होगा। पहले प्रोग्राम का नाम लिखेंगे डॉट, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहां भी ऐसे ही करेंगे, प्रोग्राम का नाम लिखेंगे डॉट, फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो फिर से अगर वो सब सीक्वेंस में देखूं तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा इस बार मल्टीप्लाई फंक्शन इंटरप्रेटर रन कराएगा, क्योंकि हमने उसे बता दिया है कि ये फंक्शन इस प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, P206 वाला प्रोग्राम है वहां मिलेगा, और वो प्रोग्राम हमने सेम फोल्डर में रखा हुआ है। अब रन कराएंगे तो ये चलेगा, चलता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के फंक्शन को किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं। सिर्फ दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोग्राम एक ही फोल्डर में रखे होने चाहिए। दूसरी बात, जहां पर इस्तेमाल करना है वो इंपोर्ट करके उस प्रोग्राम को पहले इंपोर्ट करेगा। तीसरी बात, इंपोर्ट करने के बाद अब उस फंक्शन को जो भी आपका प्रोग्राम का नेम था डॉट ऐसे करके कॉल करेगा। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए तो मैं कुछ टर्म्स को लेकर आता हूं। पाइथन प्रोग्राम को दो टेक्निकल नाम से जाना जाता है। पहला नाम होता है स्क्रिप्ट, दूसरा नाम होता है मॉड्यूल। तो किसी पाइथन प्रोग्राम के दो टेक्निकल टर्म्स होते हैं। पहला टर्म होता है आप उसे स्क्रिप्ट कह सकते हैं कि मेरे पास पाइथन प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है ये। दूसरा, मेरे पास पाइथन प्रोग्राम है, मॉड्यूल है। कब स्क्रिप्ट कहा जाता है, कब मॉड्यूल कहा जाता है, उसको समझते हैं। किसी भी पाइथन प्रोग्राम को हम स्क्रिप्ट तब कहते हैं जब वो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है। सेल्फ एग्जीक्यूटेबल का मतलब है
कि आप उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे और रन पे जाके रन कर देंगे, खत्म। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम खुद से रन नहीं हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे प्रोग्राम ने इंपोर्ट करके उसको रन कराया है, तो ऐसे प्रोग्राम को अब हम स्क्रिप्ट ना बोलकर क्या बोलते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। तो किसी भी पाइथन प्रोग्राम को दो नाम से हम जानते हैं, और ये दो नाम उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं उस समय आपको नहीं पता कि आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या मॉड्यूल लिख रहे हैं, उस समय तो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब जब आप उसे रन करवाते हैं उस समय आप उसको नाम स्क्रिप्ट या मॉड्यूल दे सकते हैं। तो अगर आप उसे डायरेक्ट रन कराने जा रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट हो गया। आप उसे अभी रन नहीं कराएंगे, आप उसे एक दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके फिर रन कराएंगे, तो अब वो क्या कहलाएगा, हमारा मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट के आगे जो आप लिख रहे हैं, अभी तक मैं कह रहा था कि वो एक प्रोग्राम है, तो अगर मैं उसको प्रोग्राम शब्द ना बोलकर अब ये बोल दूं कि ये एक मॉड्यूल है तो ज्यादा सही है। तो आप जितने चाहें उतने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन एक इंपोर्ट से एक होगा। अगला लाइन लिखो फिर इंपोर्ट 207, फिर एक लाइन लिखो इंपोर्ट 208। तो इस तरह से जितने चाहें उतने इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, बट एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के आगे एक ही मॉड्यूल का नाम आएगा। ऐसा नहीं है कॉमा लगाओ दूसरा फिर कॉमा लगाओ तीसरा, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो गया। फंक्शन से रिलेटेड ही नेक्स्ट चैप्टर था हमारा मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूल कोई आपसे पूछे क्या होता है, सामने स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, मॉड्यूल इज ए प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय अदर प्रोग्राम आफ्टर इंपोर्टिंग। ठीक है एक पाइथन का प्रोग्राम। अब किसी भी मॉड्यूल के लिए एक शर्त है जो आपको याद रखनी होगी। क्या, मॉड्यूल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम 206 रखा होगा, तो जब मैं इसको एज ए स्क्रिप्ट रन कराऊंगा तो रन हो जाएगा, लेकिन जब इसको मैं इंपोर्ट करके दूसरे प्रोग्राम में लाऊंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट के आगे जो मॉड्यूल का नाम लिखा जाता है या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, लोअर केस अपर केस कोई भी हो सकता है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट तभी होगा जब उसका नाम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता हो या कोई अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो। अगर वो डिजिट से स्टार्ट होता होगा तो वो स्क्रिप्ट तो सही है, चलेगा इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब उसे इंपोर्ट करेंगे तो एरर हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये, अपने मॉड्यूल का नाम वो नहीं रखना है जो पाइथन के पहले से ही किसी लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल का नाम होगा। उस केस में एरर नहीं आएगी, लेकिन प्रियोरिटी आपके वाले को दे दी जाएगी, ना कि लाइब्रेरी वाले को। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पाइथन की लाइब्रेरी में भी P206 नाम से एक प्रोग्राम आता है, दैट मीन्स एक मॉड्यूल आता है। तो अब इंटरप्रेटर जब इंपोर्ट P206 देखेगा तो किसको मानेगा, जो लाइब्रेरी में था इस नाम का मॉड्यूल वो, या जो अभी आपने बनाया ये। तो वो क्या करेगा, आपके वाले को प्रेफरेंस देगा, ना कि लाइब्रेरी वाले को। तो उस केस में आप जो सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी में ये था वो सब होगा ही नहीं आपका, क्योंकि वो आपके में था ही नहीं है। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अपने मॉड्यूल का नाम जब आप बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये वो ना हो जाए जो पाइथन के किसी लाइब्रेरी के मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरप्रेटर जो कह रहा था उस बात को क्रॉस चेक करते हैं। मैंने क्या करा, ये जो P206 वाला प्रोग्राम था इसको यहां से हटाया, यहां से कट करा, और मैंने ई ड्राइव के अंदर कोई एक फोल्डर बना दिया, मान लीजिए टेस्ट, और इसके अंदर जाके मैंने छुपा दिया। ठीक है, अब इसको मैंने रन कराता हूँ 207 वाले को। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 207 वाला जो प्रोग्राम है जो आप अभी रन करा रहे हैं, इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जी ड्राइव। जी ड्राइव के अंदर बैचेस फोल्डर,
अब बैचेस फोल्डर के अंदर 10 to 11:30 नाम से एक फोल्डर है, ये इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है और ये इसका फाइल का नाम है। अब जब इंटरप्रेटर इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा तो इस वाले मॉड्यूल को भी सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ढूंढेगा, जो कि इस बार नहीं होगा क्योंकि मैंने वहां से कट करके ई के अंदर टेस्ट फोल्डर में जाके मैंने उसको रख दिया। अब मैं इसको जब रन कराऊंगा तो ये एरर आनी चाहिए। अभी भी चल रहा है, चलो देखते हैं क्यों चल रहा है हमारा। अगर मैं यहाँ पर 20 और 20 कर देता हूँ, ये तो मेरा वैल्यू आउटपुट रहा है। चलो फिर से देखते हैं। तो जो मुझे बताना था वो ऑलरेडी मैंने लास्ट बैच में कभी बताया होगा, और कोइंसिडेंटली सेम नेम के फंक्शन सेम नेम का प्रोग्राम हो गया, इसलिए ये हमारा चल गया। अब नहीं चलेगा। अरे ये भी चल रहा है, चलो कोई नहीं, फिर से देख। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं चलना चाहिए, अगर चल रहा है तो डेट मीन्स कि मेरे सिस्टम में मैंने कभी किसी बैच में पढ़ाया होगा, तो उसकी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं अभी भी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है कि सर एक काम करते हैं सर, नाम ही चेंज कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ ई के अंदर टेस्ट में, और इसका नाम मल्टीप्लाई और एडिशन ये कर देते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए, नो मॉड्यूल फाउंड एरर P206। तो ये आपके में एक ही बार में एरर आ जाएगी, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके में पहले से कुछ नहीं हो रखा होगा, मेरे में पहले बैचेस काफी चल रहे हैं, तो किसी में करा होगा, कोइंसिडेंटली नाम वाम सेम हो गए। ठीक है, तो अब हम इंटरप्रेटर को ये कहना चाहते हैं कि इंटरप्रेटर आप सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही ना ढूंढें, आपको हम बताएंगे कि ये मॉड्यूल हमारे कंप्यूटर में कहाँ रखा हुआ है, वहां जाके ढूंढो। तो हम ऐसा बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है एनवायरमेंट वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे नीचे और यहाँ टाइप करेंगे ENV, एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन होंगे, और इस एनवायरमेंट वेरिएबल में आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है पाइथन पाथ। अब देखो यहाँ पर न्यू पे जाएंगे और वेरिएबल का नाम रखेंगे पाइथन पाथ। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू में उस डायरेक्टरी का पाथ ब्राउज कर लेंगे। ई के अंदर टेस्ट फोल्डर, ये आ गया। ओके, अब जब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो इस बार इंटरप्रेटर लाइब्रेरी में ढूंढेगा, सेम फोल्डर में ढूंढेगा, एज वेल एज जो मैंने पाइथन पाथ अभी कॉन्फ़िगर किया है, वो जो मैंने लोकेशन बताई है वहां भी जाकर ढूंढेगा, कहीं ये प्रोग्राम वहां तो नहीं रखा हुआ है। देखते हैं।
देखते हैं। ठीक है, तो सर पहले क्यों नहीं चला, अभी क्यों चल गया? पहले शायद इसलिए नहीं चला कि ये आइडल में ओपन था। तो जब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग में चेंज करते हैं तो आइडल अगर ओपन है तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो जब आप इसे क्लोज करके दोबारा चला रहे थे तो जो दोबारा आइडल ओपन होगा तो एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग लेकर वो हमारा ओपन होगा, इसलिए दोबारा में चल गया था। ठीक है, तो अब आपके कंप्यूटर में कोई भी मॉड्यूल किसी भी लोकेशन पर हो सकता है। ठीक है, आप उसका पाथ सेट करके इंटरप्रेटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इंटरप्रेटर इस लोकेशन पर जाके और ढूंढ लेना, यहाँ पर ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगले वाले बैच में गलती ना हो जो आपकी में हुई, मैं पहले ही जाके क्या करता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पाथ सेट रह गया। और मान लो अगले बैच में भी मैंने इसी नाम से बना दिया, है ना, तो फिर उनका भी चलना शुरू हो जाएगा जैसे आपका चलना शुरू हो गया था अपना। तो मैं ऐसी नौबत आने नहीं दे रहा। चलिए जो भी है। अच्छा, ये जो मैंने अभी सिखाया पाथ सेट करना वाला, ये विंडोज के स्पेसिफिक है। अगर आप लिनक्स चलाते हैं, उबंटू, रेड हैट, मैकबुक चलाते हैं, तो ये फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको मिलेगी कहाँ पर? विंडोज पर। ठीक है, तो मैक में माइट भी डिफरेंट अप्रोच होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैक में होता ही नहीं है, बट ये देखना पड़ेगा हमें एक बार कि मैक में एनवायरमेंट वेरिएबल की जगह पर कौन से वेरिएबल होते हैं, क्योंकि ये जो फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। एनवायरमेंट वेरिएबल विंडोज में होते हैं, मैक में कैसे होते हैं इसका आइडिया मुझे नहीं है। तो एक बार जो मैक चलाते हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा या थोड़ा गूगल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि अगर किसी भी प्रोग्राम को हाँ, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ उसी नाम से, क्योंकि वो तो मैंने डिलीट कर दिया। डेफ एड ए कॉमा बी। ठीक है, तो अब अगर किसी प्रोग्राम को आप सेम फोल्डर में ना रखकर या किसी दूसरे फोल्डर में रखकर जब आप पाथ सेट करते हैं, तो पाथ सेट करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कई बार तो आपको वो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। भले आप विंडोज ही क्यों ना चलाते हो, ढूंढते रहोगे, सर्च करोगे क्या लिखें, क्या लिखा था सर ने, भूल जाओगे आप। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उसमें जाएं। तो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने वाले मॉड्यूल को उठाकर पाइथन की जो लाइब्रेरी है वहां जाके पेस्ट करके आ जाए। सबसे आसान तरीका है। तो पाइथन की लाइब्रेरी में आप जाएं, तो पाइथन की लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी? अगेन अब जो मैं कर रहा हूँ ये भी थोड़ा सा ओएस डिपेंडेंट होगा। नहीं पता लिनक्स में कहाँ जाके पाइथन इंस्टॉल हो रही है या मैकबुक में कहाँ जाकर इंस्टॉल हो रही है। तो मैं अपने कंप्यूटर के हिसाब से जाऊँगा सी ड्राइव के अंदर, यूजर फोल्डर में, यूजर फोल्डर के अंदर जो भी यूजर से आपका सिस्टम चल रहा है उस फोल्डर में, और उसके अंदर एक फोल्डर होगा ऐप डेटा करके, जो कि वास्तव में एक हिडन फोल्डर है। तो पहले आप इसको, आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा, तो इसमें ऐप डेटा इस नाम का फोल्डर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हिडन फोल्डर होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले व्यू में जाके आप हिडन आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। अब व्यू में जाने वाला जो तरीका है ये भी आपका अलग अलग है। लाइक विंडो 11 में अलग है, विंडो 7 में अलग है, तो आप अपना देख लेना। ऐप डेटा में जाएंगे, लोकल, यहाँ पर प्रोग्राम्स, पाइथन 311, और देखो ये लिब नाम का फोल्डर है, लाइव। ये पाथ मैं कॉपी करके बाहर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे कंप्यूटर पे इस पाथ पे लाइब्रेरी फोल्डर है। अब आपके कंप्यूटर में क्या चेंज होगा? यूजर का नाम चेंज होगा बस, बाकी पूरा सारा पाथ इससे पहले वाला और आगे वाला सेम रहेगा। एक चेंज और हो सकता है, पाइथन का वर्जन।
अगर किसी का 3.10 है तो यहाँ 310 लिखा होगा, किसी का 3.9 है तो यहाँ 309 ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं बस आपकी जो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, विंडोज यूजर के लिए, लिनक्स और मैकबुक के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस लोकेशन पे आपका लाइब्रेरीज रखी होती है पाइथन की। तो मैं अपने वाले मॉड्यूल को उठाकर इस लिब फोल्डर में अगर पेस्ट कर दूं, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं जैसे आप अपने वाले में कर रहे हैं। नाम हमने इसके मल्टीप्लाई और ऐड ऐसे ही कर रहे हैं, तो चलाएंगे तो चल जाना चाहिए। तो इस बार ये कहाँ से आ रहा है, हमारा लाइब्रेरी से आ रहा है, तो ना सेम फोल्डर में है, ना हमने कोई पाथ सेट कर रखा है, सीधा पाइथन की लाइब्रेरी में अपने वाले मॉड्यूल को ऐड कर दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये उस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि क्या आप अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरी बना सकते हैं। हाँ जी, बना दिए। प्रोग्राम को उठा के बस कॉपी करके उस फोल्डर में पेस्ट करना, बन गया लाइब्रेरी। अब इन तीन अप्रोच में जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो कौन सी है, सेम फोल्डर वाली, क्योंकि वो हर कंप्यूटर पे काम करती है, चाहे आप लिनक्स पे हो चाहे मैकबुक पे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये दो अप्रोच सीख रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर पेस्ट करना और पाथ सेट करना, तो ये दो चीजें जो होती हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होंगी। विंडोज में ऐसे हैं, मैंने आपको बताई हैं, लिनक्स और मैकबुक में कैसे होंगी ये मुझे नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा, उनका अपना एक एनवायरमेंट होगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड वे है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपको ये रखना होगा। ठीक है, जिस फोल्डर में आपने अपने मॉड्यूल को रखा होगा उस फोल्डर तक का पाथ देंगे, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप उसका नाम एबीसी रखो, जिस ड्राइव में रखोगे तो ड्राइव के लेटर से उस फोल्डर तक का पाथ देना। मल्टीपल वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और ट्रिकी है। ये क्या कहना चाहते हैं, शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि मान लीजिए एक डी ड्राइव के अंदर एबीसी फोल्डर में एक मॉड्यूल रखा है कोई M1 नाम से, और एक ई ड्राइव के अंदर PQR फोल्डर में या एबीसी फोल्डर मान लो, कुछ ही मान लो, इसमें भी रखा हुआ है M2। अब मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, तो अब पाथ कैसे सेट करूंगा। पाथ तो मैं एक ही बार सेट करूंगा, दोबारा करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए चलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में, न्यू, मान लीजिए पाइथन पाथ बना हुआ है, तो यहाँ पर पहले से कोई पाथ होगा जो आपका आ रहा होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो भी पाथ यहाँ दे रहे हैं, अब इस पाथ को न्यू नहीं करेंगे, इस पाथ पर आप एडिट पे जाएंगे। एडिट करने से क्या होगा, वेरिएबल का नाम वही आएगा, ऑलरेडी जो पाथ था वो आ गया, उसके बाद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाएंगे यहाँ पर, और सेमी कॉलन के बाद फिर आप अपना दूसरा पाथ लिखेंगे, सेमी कॉलन फिर दूसरा पाथ, फिर सेमी कॉलन फिर तीसरा पाथ, फिर सेमी कॉलन फिर चौथा पाथ, ऐसे करके पाइथन पाथ वेरिएबल एक ही बनेगा, उसकी मल्टीपल वैल्यूज आप सेमी कॉलन से स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो इसको फिलहाल हटा देते हैं, हमारे काम का ये नहीं है। अगेन रिकमेंड मैं आपसे यही करूंगा कि जितने भी हैं सेम फोल्डर में रख लो। आप बाकी दोनों अप्रोच को बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, करने के लिए तो आप जाएंगे तो हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि उसका यूज़ कहीं आगे होगा ही नहीं। कहीं भी जाओगे किसी इंडस्ट्री में जॉब करोगे तो वो दोनों अप्रोच यूज़ नहीं करवाएगा आप। ठीक है, क्यों नहीं करवाएगा, मान लीजिए आप डेवलपर हैं, आपने अपने कंप्यूटर में ऐसा कर लिया, अब आपने प्रोग्राम अपने लिए तो बनाया नहीं होगा, किसी को देना ही होगा, क्लाइंट के लिए जिससे पैसा आएगा आपके पास। तो जब आप उसे दोगे तो उसे क्या पता है एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है। तो आप उसे अपने सारे प्रोग्राम जब दोगे तो उसे सबसे आसान तरीके से क्या कर सकते हो, इन सबको एक ही फोल्डर में रखना, वो रख ले।
अब आप उससे ये बोलो कि ये प्रोग्राम है और इसमें 2 मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहे हैं, एक काम करना, एनवायरमेंट वेरिएबल जाके पाथ सेट करना या लाइब्रेरी जाके पेस्ट कर देना, उसे समझ ही नहीं है क्या कर रहे हो आप। आपको जाना पड़ेगा साथ में क्लाइंट के कंप्यूटर पर। तो सबसे आसान तरीका क्या हुआ, सेम फोल्डर में रख लो, किसी को भी कहोगे तो कर लेगा आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो क्या ऐसा जरूरी है कि सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे उसके बाद आगे के कोड को लिखेंगे? क्या इंपोर्ट करने से पहले मैं अदर स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, लूप लगाना या कोई और काम करना ऐसे करके? आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा रूल होता है, सी में इंपोर्ट की जगह इंक्लूड होता है, हैश इंक्लूड। तो सी में रूल है कि सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड करना पड़ेगा जितनी भी हेडर फाइल्स हमारी। सेम जावा के अंदर भी इंपोर्ट होता है, वहां भी रूल है कि पहले आपको इंपोर्ट करना होगा उसके बाद आगे का प्रोग्राम लिखना होगा। पाइथन में ऐसा रूल नहीं है। आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम के मिडिल में आपको लगता है कि एक दूसरे को मुझे यूज करना है, तो उसी समय आप इंपोर्ट करें और उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर आना होगा स्क्रॉल करके और इंपोर्ट करना होगा फिर वापस जाओगे बीच में स्क्रॉल करके फिर कोड यूज करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिया और ये प्रोग्राम 1000 लाइन्स का है। इमेजिन करना सिचुएशन क्या है, 1000 लाइन्स का प्रोग्राम मैंने बनाया और मैंने उसमें 3-4 मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है। जब नीड आई थी प्रोग्राम में उस समय उस लाइन पर इंपोर्ट करके मैंने ऐसा किया हुआ है। अब मेरे कंप्यूटर पे फर्स्ट क्लास सब कुछ सही चल रहा है। अब ये प्रोग्राम मैंने आपको शेयर करा, आपने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके जब इसको रन कराया तो आपके में एरर आ गई। अब आपने मुझसे कहा कि सर आपके लैपटॉप में चल रहा है हमारे में नहीं चल रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो इंपोर्ट होने वाले मॉड्यूल्स थे वो रखे रह गए, वो मैंने आपको नहीं दिए हैं। तो वो पहले मैं आपको दूंगा, उनको आप डाउनलोड करके सेम फोल्डर में रखना, तब आपका भी चल जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि मॉड्यूल के नाम कौन कौन से। मैं भूल गया कि मैंने कौन कौन से इंपोर्ट करे थे। तो अब आप प्रोग्राम देखकर एक बार मुझे ये बताना कि मैंने अपने प्रोग्राम में कौन कौन से इंपोर्ट कर रखे थे। तो अब आप क्या करोगे, 1000 लाइन गो थ्रू करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बीच बीच में इंपोर्ट लगा रखे हो। अब आप 1000 लाइन पढ़ने के बाद मुझे बताओगे सर ये 4 मॉड्यूल है ये दे दो। लेकिन अगर मैंने इंपोर्ट करने वाला जो तरीका था वो बदल दिया होता, क्या बदला होता, पहले मैंने ऊपर ही सारे इंपोर्ट लगा रखे होते, उसके बाद आगे प्रोग्राम में जहां जब यूज होता मैंने करा होता। ऐसा प्रोग्राम मैं आपको देता और फिर आपसे मैं कहता बताओ प्रोग्राम देखकर कितने मॉड्यूल चाहिए आपको, तो शुरू की 4-6 लाइन देखकर आप समझ जाते इतने की जरूरत पड़ेगी, 1000 लाइन स्कैन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड अप्रोच क्या होती है कि जितने भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं आप स्टार्टिंग में कर लें। इससे क्या होगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेटर होगी। कोई भी इस प्रोग्राम को जब पढ़ेगा तो उसे शुरू की कोड देखकर ही आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोग्राम को रन होने के लिए पहले इन मॉड्यूल्स का होना जरूरी है, तब ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो पाइथन ने इसको सिंटैक्स में एरर नहीं बताया। पाइथन ने का ये आपकी अप्रोच हो गई कि अगर आप बीच बीच में इंपोर्ट लगाओगे तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी खराब आप कर रहे हो। बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाएं। तो ये रिकमेंडेड अब कर दिया गया है इंडस्ट्री में, जब आप कोड बनाते हैं पाइथन का तो जितने भी इंपोर्ट करने हैं आप ऊपर करके आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय आप जब जरूरत पड़ रही है आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोड को किसी को देते हैं तो फिर आपको ये जो रिकमेंडेड वेज होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद जब भी आप इसका फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखना पड़ रहा है। जब 2-3 बार लिखोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा। जब आपसे कहा जाए इस मॉड्यूल पे 10-12 फंक्शन को कई बार कॉल करना है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि बार बार आपको लिखना पड़ेगा P206 डॉट ऐसे करके। अभी तो मेरे मॉड्यूल का नाम 1 2 3 4 करेक्टर का ही है। सोचो अगर मॉड्यूल का नाम 40 करेक्टर का होता, बार बार लिखने में आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होती, कॉपी पेस्ट करने में भी फ्रस्ट्रेशन होगी।
चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस काम को आसान किया गया। कैसे आसान किया गया? आप किसी भी मॉड्यूल का एक छोटा नाम इस प्रोग्राम के लिए डिफाइन कर सकते हैं एज कीवर्ड लगाकर। एज, अब आप जो नाम रखना चाहते हैं P206 का वो आप रख सकते हैं। जितना छोटा रखना है, जितना बड़ा रखना है, जो रखना है आप रख लो। मान लो मैंने M1 रख लिया, M1 मॉड्यूल है, रख लो अपने प्रोग्राम के लिए। अब इस प्रोग्राम में P206 M1 नाम से जाना जाएगा। अब वो 206 नाम से नहीं जाना जाएगा। तो जहां भी इस्तेमाल हो रहा था अब वो M1 नाम से इस्तेमाल होगा। सोचो अगर ये मॉड्यूल 40 करेक्टर का 50 करेक्टर का होता तो बस एक बार मैं इसका पूरा नाम लिखता और उसका एक छोटा नाम अपने यहाँ पर एज के बाद बना देता, फिर आगे के प्रोग्राम में इसी नेम के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। ये अप्रोच हमारे कोडिंग को और थोड़ा सिंपल और फास्ट कर देती है। हमारा डेवलपमेंट टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अब ये जो आप यहाँ लिखते हैं इसको हमने क्या दिया, छोटा नाम, क्विक नेम। टेक्निकल टर्म में इसको एलियास कहते हैं। ठीक है, एलियास का मतलब होता है एज्यूम्ड नेम। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, M1 इज एलियास फॉर P20। अच्छा, ये जो नाम आपने दिया है एज्यूम्ड नेम, ये P206 का परमानेंट हो गया या सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम के लिए हुआ है? सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम के लिए हुआ है। बाकी प्रोग्राम इसको P206 नाम से ही जानते होंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपने दोस्तों का नाम कुछ भी रख लेते हैं, बट ऑफिशियली उनका नाम वही होगा जो उनके उसमें लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। हमारी कहानी जैसे युवराज सिंह को हम यूवी कह देते हैं, वीरेंद्र सहवाग को वीरू कह देते हैं। वीरेंद्र सहवाग, इतना लंबा नाम कौन ले, वीरू। बट ऑफिशियली नाम तो वीरेंद्र सहवाग ही रहेगा। हमने आपस में बोलने के लिए वीरू, धोनी, माही ये सब नाम रख लिया आपने, नहीं। अब अगर आपने इस प्रोग्राम में इसका एलियास दे दिया तो इस वाले प्रोग्राम में अब ये अपने एलियास के नाम से ही जाना जाएगा, अपने ओरिजिनल नाम से अभी एक्सेस नहीं होगा। करके देखें एक बार। क्या रहे, तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो एलियास अगर आपने दे दिया तो अब उस प्रोग्राम में मॉड्यूल अपने एलियास के नाम से ही जाना जाएगा, अपने ओरिजिनल नेम से अब वो नहीं जाना जाएगा। ठीक है, अब जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आप उसका एलियास दे सकते हैं जिससे कि मॉड्यूल को क्विकली हम आगे के प्रोग्राम में यूज कर पाएं, उसके फंक्शंस को क्विकली हम कॉल कर पाएं। हमारे पास एक तरीका और है। आप मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये राइट मिल जाता है कि आप उस मॉड्यूल पे डॉट लगाकर उसका कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इमेजिन करते हैं मेरे मॉड्यूल में 10 फंक्शन थे, मैं आपको सिर्फ 2 फंक्शन एक्सेस कराना चाहता हूँ, 8 को एक्सेस कराना ही नहीं चाहता। तो अब कैसे करें? ये नहीं हो सकता क्योंकि एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, अब आप उस पर डॉट लगाकर उसका कोई सा भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा तरीका सिखाया जा रहा है जिसमें हम मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते हैं, मॉड्यूल के अंदर से स्पेसिफिक फंक्शन कोई इंपोर्ट करते हैं और हमें वही फंक्शन एक्सेसिबल होगा, बाकी अब हम एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो वो इंपोर्ट शुरू होता है फ्रॉम से। तो फ्रॉम कीवर्ड से जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट ना होकर उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट होता है। सिंटैक्स फ्रॉम, मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट उसके अंदर का फंक्शन। तो इस लाइन का मतलब है P206 मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसके अंदर से मल्टीप्लाई फंक्शन इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका दूसरा फायदा, अगर आप मॉड्यूल इंपोर्ट ना करके उसके किसी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। उसके पहले
अब डॉट लगाने की नीड नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, अब वो नहीं लिखना, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो ऐसे। लेकिन अब आप बोलोगे सर मैं तो ऐड भी चलाऊंगा, ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट किसे करा है, सिर्फ मल्टीप्लाई को करा है। अच्छा सर ऐसे चला लें तो, मॉड्यूल का नाम लिखकर चला लें तो, मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं P206 डॉट एड 4,5, तो चलेगा नहीं चलेगा? अभी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करा ही खाए, आपने तो सीधा फंक्शन इंपोर्ट करा था ना, तो मना कर देगा मैं नहीं जानता P206 कौन है, P206 इज नॉट डिफाइंड। तो अब अगर आप स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो फ्रॉम से कर सकते हैं। अच्छा सर मान लीजिए 10 थे, 2 चाहिए, अब दूसरा कैसे आएगा? तो अब कॉमा लगाकर दूसरे का नाम लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर अलग प्रोग्राम से कर देते हैं। तब आपका मल्टीप्लाई भी चलेगा, ऐड भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और फंक्शन हुआ अब वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल के स्पेसिफिक फंक्शन को अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ऐड फंक्शन किसी दूसरे मॉड्यूल से आता तो फिर ऐसे नहीं चलता, फिर आपको ऐसे लिखना होता, फ्रॉम दूसरे मॉड्यूल का नाम जो भी था इंपोर्ट ऐड, ऐसे बनता। तो अगर आपके फंक्शन सेम मॉड्यूल से आ रहे हैं तो कॉमा लगाते हुए इंपोर्ट कर सकते हो, अगर वो डिफरेंट मॉड्यूल से आ रहे हैं तो फ्रॉम स्टेटमेंट आपको अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा एक से ही काम हो जाएगा। अगर आप किसी मॉड्यूल के सारे फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब है कि इस मॉड्यूल के सारे फंक्शन इंपोर्ट हो गए, अब जितने फंक्शन है सारे चलेंगे। तो सर एक चीज बताओ, फिर इस वाले अप्रोच में और इससे पहले जो बताया था मॉड्यूल इंपोर्ट करना, उस अप्रोच में डिफरेंस कहाँ रहा? तो जब आप मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तब भी उसके सारे फंक्शन में चला सकता हूँ, और इस वाली अप्रोच में भी आप यही कह रहे हैं कि इस मॉड्यूल के सारे फंक्शन इंपोर्ट हो गए, अब आप उन्हें चला सकते हो। डिफरेंस एक रह गया, वो क्या है कि जब आप इंपोर्ट मॉड्यूल करते हैं तो उसके किसी भी फंक्शन को चला सकते हैं, लेकिन सिंटैक्स होगा मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम। इस वाली अप्रोच में आप सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, उनके पहले डॉट लगाकर मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हम जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें सजेशन यही दिया जाता है कि एक ही प्रोग्राम में पूरा प्रोजेक्ट ना बनाएं, आप अलग अलग प्रोग्राम बनाएं और एक दूसरे में उनको मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। एक आपका दोस्त बना रहा है, एक मैं बना रहा हूँ, एक कोई तीसरा बना रहा है, तीनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बाद में एक दूसरे को यूज कर लो इंपोर्ट करके। अगर एक ही प्रोग्राम बनाओगे तो एक ही इंसान बनाएगा फिर, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो बहुत ऑब्वियस बात हो गई है तो कि फिर मॉड्यूल ही बनेंगे उसमें, क्योंकि अलग अलग लोग तभी बना पाएंगे, वरना तो एक ही प्रोग्राम होगा, सारा कोड उसी में लिखना होगा। जब मैं लिखूंगा तो आप खाली बैठोगे, जब आप लिखोगे तो मैं खाली बैठूंगा। तो ऐसा शायद नहीं करते होंगे इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के अंदर जब भी पाइथन की प्रोग्रामिंग होती होगी तो मॉड्यूल के बेस पर ही होती है, और शायद इसलिए इस टॉपिक का नाम मॉड्यूल है। मॉड्यूल माने क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा। समझ में आ रहा है? तो एक मॉड्यूल क्या है, एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है वो, उसको इंपोर्ट करोगे किसी में तब जाके वो कंप्लीट करेगा किसी चीज को, शायद रखने वाले ने इसलिए इसका नाम मॉड्यूल रखा हो। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल ऑफ रहेगा थर्सडे, परसों मिलेंगे, परसों मॉड्यूल के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।